नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो भारत के दृष्टिकोण से देखें तो काफी अहम हो जाता है। और मुद्दा कहाँ से जुड़ता है तो भारत और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और अप्रत्यक्ष तौर पे देखें तो पड़ोसी देश चीन से भी जुड़ता है। और मुद्दे का जो केंद्र बिंदु है वो चटगांव क्षेत्र है। बांग्लादेश का जो चटगांव है वो अब चर्चा में है, और ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए चटगांव पर जो अधिकार है, जो दबदबा है, अब वो जरूरी हो चुका है। किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है? भारत के कहें तो उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है या पूर्वोत्तर का क्षेत्र कह लीजिए, उन क्षेत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो अब कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है चटगांव वाला, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी के संदर्भ में, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके संदर्भ में देखेंगे कि आखिर न्यूज क्या है, मामला क्या है, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं, खासतौर पे इससे सटे हुए जो भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे चिकन नेक या सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, उस क्षेत्र की बात करेंगे। और इस पूरे क्षेत्र के आसपास जो भी इसके भू राजनीतिक महत्व हैं, इसके जो रणनीतिक महत्व हो सकते हैं, उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर न्यूज क्या है। न्यूज पर हम पहले थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। तो बांग्लादेश के चटगांव पर यह कहा जा रहा है कि अब भारत को क्या करना चाहिए कि इस पर अब एक तरह से अपना कब्जा कर लेना चाहिए, अपना अधिकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत का जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है उसके लिए ये जो बांग्लादेश का कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, जो रणनीतिक या जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीतिक महत्व के दृष्टिकोण से भारत के लिए अहम हो जाता है। और इसी के संदर्भ में कई सारे जो कह सकते हैं कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, रणनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, वो इसके संदर्भ में अब सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि आखिर क्यों बांग्लादेश के इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में देखें तो जो संबंध रहे वो तो ऐतिहासिक रहे हैं, सांस्कृतिक रहे हैं, भौगोलिक रूप से भी देखें तो दोनों के बीच में काफी गहरे संबंध हैं। किंतु अब बांग्लादेश में देखें तो पहले शेख हसीना की सरकार थी, लेकिन शेख हसीना को अपदस्थ कर दिया गया, वहां पर काफी आंदोलन हुआ। उसके पीछे हम ना जाकर हम देखें कि जब से शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुई है, उसके बाद वहां पर मोहम्मद यूनिस के एक तरह से नेतृत्व में अस्थायी तौर पे जो सरकार है वो चल रही है। और वो जो सरकार चल रही है वो कहीं से भारत के पक्ष में नहीं है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार को कहा जाता था कि उसके और भारत सरकार के बीच में जो संबंध रहे वो काफी मधुर रहे। कई सारे मसलों पर देखें तो दोनों सरकारें मिलकर काम करती रही हैं। और उस समय तक शेख हसीना की सरकार के समय देखें तो भारत बड़े स्तर पे बांग्लादेश की सहायता करते रहा, आज भी कर रहा है। लेकिन अब जो वहां पर यूनुस के नेतृत्व में जो सरकार अस्थायी तौर पे चल रही है वो पूरी तरह से भारत विरोधी रुख अपनाए हुए है। और सरकार ने इसी कारण से जो द्विपक्षीय संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसे कहीं ना कहीं अब देखें तो उस पर प्रकाश डाला है। उसके बारे में कई सारी जो बातें हैं वो अब खुलकर आ रही हैं। और इसी कारण से देखें तो दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है वो कहीं ना कहीं अब तनाव में पड़े हुए दिख रहे हैं। तो इस कारण से देखें तो ये जो मुद्दा है अब चर्चा में आ चुका है। भारत के लिए विशेष रूप से देखेंगे तो जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, जो सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, जिसमें 7 राज्य हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो भारत के विशेष रूप से पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है, सेवन सिस्टर्स है, वो क्या हो चुका है कि बांग्लादेश के भारत विरोधी रुख अपनाने के कारण कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो अब खतरे में पड़ रही है। वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक जो साजिश है वो बांग्लादेश भारत के अन्य जो विरोधी देश हैं उनके साथ मिलकर कर रहा। और अगर भारत को इस तरह के जो भी खतरे हैं उनका सामना करना है, उनसे निकलना है, तो अब इन खतरों से निपटने का जो जवाब है वो एक चटगांव जो बंदरगाह है उसकी जो भू सामरिक महत्व है उसको देखते हुए उस पर जो कब्जा होना चाहिए वो भारत का होना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो अब कहीं ना कहीं खुलकर सबके सामने आ रही हैं। और खास तौर पे जब से यूनुस जो सरकार है और भारत विरोधी जो उनका रुख है, क्योंकि बांग्लादेश के अंतरिम जो मुख्य सलाहकार थे वो मोहम्मद यूनुस थे, और मोहम्मद यूनुस ने चीन के साथ जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ानी शुरू कर दी जब से शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुई। और इसके साथ ही जैसे चीन के साथ जो भी बड़े कह सकते हैं कि चीन की जो एंट्री है वो बांग्लादेश में होने लगी है। यही नहीं, अब ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर जो एक आपत्तिजनक जो स्टेटमेंट है, जो बयान है,
वो ऑफिशियल तौर पे बांग्लादेश की सरकार, जो अस्थाई सरकार है, उसके तरफ से अब दिए जा रहे हैं। और उन्होंने भारत का जो नागालैंड वाला, या कह सकते हैं कि जो एक तरह से बड़े स्तर पे भारत का जो पूरा घिरा हुआ क्षेत्र कह सकते हैं, उसको लेकर अब एक तरह से सेवन सिस्टर वाला, अगर मैप पे थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये सेवन सिस्टर्स वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये मूल रूप से आप देखेंगे तो एक तरह से क्या है कि यहाँ पर इनकी जो स्थिति है, सीधे अगर सागरी क्षेत्र तक पहुँच की बात करेंगे तो वो सागरी क्षेत्र तक जो पहुँच है वो सीधे नहीं हो पाती है। और इस कारण से देखेंगे तो भारत का ये पूरा जो लैंड लॉक, पूरी तरह से देखेंगे तो ये क्या है, एक तरह से चारों तरफ से क्या है कि भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो समुद्र तक इसकी जो पहुंच है वो क्या है कि वो कठिन है। तो समुद्र तक जो पहुंच है उससे वंचित बताया गया है बांग्लादेश के द्वारा, और खुद उस क्षेत्र को समुद्री गार्जियन घोषित करने की भी बात की गई है। और यह एक तरह से देखें, बांग्लादेश का जो इस तरह के बहुत सारे जो स्टेटमेंट भारत विरोधी दिए जा रहे हैं, इनके पीछे जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पीछे से जो बैकडोर से काम कर रहा है वो भारत विरोधी जो शक्तियां हैं वही इसके पीछे हैं। और इस तरह के जो भी स्टेटमेंट बांग्लादेश के द्वारा दिए जा रहे हैं, ये तो इनका सीधा संकेत यही है कि बांग्लादेश चाहे तो क्या कर सकता है कि भारत की मुख्य भूमि से जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, ये जो पूरा सेवन सिस्टर्स कहलाने वाले जो राज्य हैं, इनको क्या कर सकता है, ये जो संपर्क है, ये जो संपर्क है, इस संपर्क को क्या कर सकता है कि बांग्लादेश बाधित कर सकता है, इस संपर्क को प्रभावित कर सकता है। और इस पर नज़र देखें तो पहले से ही चीन गड़ा हुआ आप देख सकते हैं कि इधर अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बार बार क्या करता है कि जो चीन है वो अलग अलग जो प्लेसेज हैं उनके नाम बदलता है, यहाँ के लिए वीज़ा एंट्री देता है, और वो कहता है कि अरुणाचल का जो क्षेत्र है वो क्या है, वो चीन का पार्ट है। तो अब ऐसी स्थिति में देखें तो अब जो मामला है भारत और बांग्लादेश के बीच में वो और बिगड़ता हुआ दिख रहा है। और इसमें पहली बात तो यही है कि जो यूनुस की सरकार है पूरी तरह से क्या है कि ये भारत विरोधी स्टेटमेंट दे रही है, और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र को लेकर जो एक विवाद की स्थिति है वो अब उत्पन्न कर रही है। और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण विषय हो जाता है वो भारत के संदर्भ में क्या हो जाता है कि जो चिकन नेक है, या कहें तो जो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, दोनों क्या है भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर एक तो चिकन नेक की स्थिति ये हो जाती है कि जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, ये सेवन सिस्टर्स वाले जो क्षेत्र हैं, 7 राज्यों वाले क्षेत्र, ये क्या है कि बड़े ही सक्रिय स्थलीय क्षेत्र के द्वारा क्या है कि भारत की जो ये मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि से क्या है कि ये सेवन सिस्टर्स वाले जो राज्य हैं ये जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से देखें तो अब जो संवेदनशीलता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है ये आपको देखने को मिलेगा। भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है ये क्या है कि 60 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी, इसकी देखिए सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है इसकी चौड़ाई जो आप देखेंगे ये ज़्यादा नहीं है, 21 से लेकर 22 किलोमीटर ही ये चौड़ा है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और एक तरह से इसकी जो लंबाई है, लेंथ देखिए यहाँ से लगभग 48 किलोमीटर, मान लीजिए 50 किलोमीटर आप कह सकते हैं। तो मेजर क्या है कि लगभग 50 से 60 किलोमीटर लंबी और 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी यहाँ पर है। इसी पट्टी या कहें स्थलीय ये जो क्षेत्र है, इससे क्या होता है कि ये जो कॉरिडोर है ये क्या करता है कि भारत की इधर की जो मुख्य भूमि है, ये भारत वाला पूरा क्षेत्र है, इसको क्या करता है कि पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है उनसे जोड़ने का काम करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो इलाका है ये चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, क्योंकि इसके आसपास जो देश हैं इनसे, इनकी सीमा से लगा हुआ ये क्षेत्र है, जिससे इसकी जो सामरिक स्थिति है, जो सामरिक संवेदनशीलता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और यदि ये कॉरिडोर, अगर मान लिया कि ये कॉरिडोर अवरुद्ध हो जाता है, एक तरह से किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है, तो फिर क्या होगा कि भारत का जो ये पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है ये पूरी तरह से मुख्य भारत भूमि से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और ये भारत के लिए काफ़ी गंभीर विषय हो सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसी को लेकर अब जो चिंताएं हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो भारत के सामने रख रहे हैं कि भारत के पास इसका विकल्प क्या हो सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप बात करेंगे जैसे चटगांव या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं,
अगर उनके क्षेत्रों के संदर्भ में अगर हम बातें करेंगे तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि भारत का जो चटगांव बंदरगाह है वो भारत के पूर्वोत्तर के सबसे करीब है। इस कारण से देखें तो इसकी जो महत्व या कह सकते हैं इसका जो सिग्निफिकेंस है वो भारत के लिए सबसे अधिक हो जाता है। और भारत की मुख्य भूमि से देखेंगे तो पूर्वोत्तर तक एक वैकल्पिक जो समुद्री और जो एक स्थलीय संपर्क है वो कनेक्टिविटी ये जनरेट कर सकता है बंदरगाह। और इससे पहले देखें जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है उन्होंने 2022 में चटगांव के उपयोग की एक पेशकश भी भारत के सामने रखी थी, लेकिन चूंकि उनकी सरकार अब ध्वस्त हो गई 2022 के बाद। और अब जो नई सरकार है वो क्या है, पूरी तरह से भारत विरोधी रुख अपनाए हुए है। तो नई सरकार के आने के बाद ये जो सहयोग है जिस चटगांव को लेकर, ये पूरी तरह से क्या है, ये सहयोग रुक चुका है। त्रिपुरा से देखेंगे तो संपर्क की जो दूरी है वो मात्र 25 किलोमीटर है। अगर भारत की प्रभावी जो पहुंच है वो अगर चटगांव तक हो जाती है तो वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसी कारण से बार बार जो भी स्ट्रेटेजिक्स वो क्या कह रहे हैं कि जो त्रिपुरा से समुद्र की दूरी केवल 25 किलोमीटर है और अगर भारत अपनी प्रभावी जो पहुंच है वो चटगांव, बांग्लादेश के चटगांव तक अगर बना लेता है तो फिर पूर्वोत्तर को कोलकाता जो बंदरगाह है उसके बजाय कहीं जो अधिक नज़दीकी है वो एक विकल्प पूर्वोत्तर के लिए मिल जाएगा। और इसी कारण से अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो चटगांव है उस पर भारत का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। और इसी कारण से अब ये जो मसला है अब ये तेजी से बढ़ते जा रहा है। थोड़ा सा अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि यहाँ पर एक तरह से पहले की क्या स्थिति थी, अगर हम 1947 की बात करें, 1947 की बात करें, जब भारत के विभाजन से पहले भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनका जो एक संपर्क था वो सीधे क्या था। अगर संपर्क की आप बात करेंगे तो अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो मैप यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर सीधे बांग्लादेश की जो कनेक्टिविटी है इससे पहले सीधे क्या था, पूर्वोत्तर यहाँ पर सीधे सागरी क्षेत्र से जुड़ता था। विभाजन से पहले की ये बात कर रहे हैं। जब विभाजन हुआ उसके बाद एक जो कनेक्टिविटी थी पूर्वोत्तर का सीधे सागरी क्षेत्र से वो टूट गया। उसके बाद यानी कि ये बात हो रही है 1947 से पहले। और उसके बाद जब एक तरह से 1965 का समय आया, 1965 में भारत और पाक के बीच में क्या हो गया, वो एक युद्ध हो गया, एक वार हुआ। उसके बाद देखें तो भारत को बांग्लादेश, उस समय तत्कालीन जो वहाँ के पूर्वी पाकिस्तान एक तरह से कहा जाता था, उसके जो बंदरगाह है उसके उपयोग करने की अनुमति जो थी वो पाकिस्तान ने समाप्त कर दी। और तब से भारत एक भरोसेमंद, एक अपने महत्वपूर्ण एक ऐसे रूट की तलाश में लगा हुआ है जो सीधे क्या कर सके, जो उसका पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है वो क्या हो सके कि सीधे एक कह सकते हैं वैकल्पिक मार्ग के तौर पे देखें तो भारत से जुड़ जाए, या फिर उसके लिए एक वैकल्पिक ऐसा रास्ता मिल सके जिससे वो सीधे सागरी क्षेत्र से जुड़ जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक दो चीज़ें और हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि यहाँ पर जो भारत के लिए जो चटगांव है इसका जो एक महत्व है, जो एक देखें रणनीतिक जो महत्व है वो क्या हो सकता है। तो बहुत सारे जो महत्व हैं वो चटगांव के हो सकते हैं भारत के लिए। कैसे हो सकते हैं, तो देखिए बंदरगाह जो चटगांव है बांग्लादेश का, उसका जो उपयोग है उससे क्या होगा कि जो हमारा पूरा पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है उस पूर्वोत्तर से आने जाने के लिए एक पूरा जो परिवहन एक वैकल्पिक रूट है वो डेवलप हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो एक ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, जो परिवहन लागत है जो काफ़ी अधिक है वो कम हो जाएगी। और जो बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह है उससे भारत के हल्दिया की समुद्री जो दूरी है वो लगभग 625 किलोमीटर है। तो ये जो एक नज़दीकी है वो भारत के लिए विकल्प के तौर पे उत्पन्न हो सकती है। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसके जरिए जो पूर्वोत्तर जो पूरा क्षेत्र है उसको लॉजिस्टिक जो है भेजने की बात है, लाने की बात है, वो क्या हो जाएगी कि वो हल्दिया तक देखें तो आसानी से भेजी जा सकती है। और इस कारण से जो पूरा एक जर्नी का जो रूट है वो अपेक्षाकृत कम हो सकता है। यही नहीं, चटगांव जो बंदरगाह है इसका जो इस्तेमाल है वो भारत कई सारे मामलों में कर सकता है। जैसे नेपाल, भूटान के संदर्भ में देखें तो जो ट्रांसशिपमेंट है वो भेजने के लिए कर सकता है। तो भारत के जो महत्व हो सकते हैं खास तौर पे इस चटगांव का, वो कई सारे मामलों में हो सकते हैं। और यही नहीं, ये जो बंदरगाह है ये केवल पूर्वोत्तर की आर्थिक तरक्की का एक साधन ही नहीं बनेगा, बल्कि देखें तो भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारे लिए, या कहें बांग्लादेश का जो चटगांव क्षेत्र है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये भारत की
जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, यानी पूरब की ओर देखो नीति, इसमें खास तौर पे ये जो पूरा देखेंगे ये क्षेत्र जो है ये क्या है, एक क्षेत्रीय एकीकरण जो है उसको भी ये समर्थन प्रदान करेगा। तो उस दृष्टिकोण से भी भारत को ये मजबूत करने का प्रयास करेगा। इससे भारत का जो समुद्री प्रभुत्व है वो बढ़ेगा, क्योंकि पूर्वोत्तर पूरा सीधे क्या हो जाएगा, वो सागरी क्षेत्र से जुड़ जाएगा। और बंगाल की जो खाड़ी, बे ऑफ जो बंगाल है, उसमें चीन के प्रभाव को भी कहीं ना कहीं काउंटर करने में भारत को मदद मिलेगी। तो इस तरह की जो भी सहायताएं हैं वो भारत को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण जो विषय हो चुका है इस पूरे क्षेत्र में, चीन जो है हमारा पड़ोसी जो देश है, उसका जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, जो उसकी पकड़ है, जो कब्जे करने की रणनीति है, वो अब लगातार बढ़ते जा रही है। क्योंकि चीन जो है भारत के जो भी महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं, चाहे जब से देखें वहाँ पर शेख हसीना की सरकार अबदस्त हुई है, तो बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार में बहुत स्तर पे देखें जो वहाँ पर एक उपद्रव है, जो संघर्ष है, जो तनाव की स्थिति है, तो फिर म्यांमार में, श्रीलंका में देखें जब से थोड़ा सा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो इन सभी देशों में देखें तो जो चीन है वो अपनी पैठ बनाने के लिए आर्थिक सहायता के तौर पे उन देशों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, बल्कि वहाँ पर अपने जो सैन्य बेस हैं, सैन्य कह सकते हैं अड्डे हैं, वो भी स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। और इसी क्रम में देखें तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में चीन क्या कर रहा है कि बड़े स्तर पे वहाँ पर अपने जो सैन्य बेस हैं वो स्थापित करना चाह रहा है, क्योंकि उसकी जो नज़र है वो लंबे समय से क्या है कि पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले जो राज्य हैं उन पर गड़ी हुई है, सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उस पर गड़ी हुई है। और इस कारण से अपनी जो रणनीतिक महत्व है वो मजबूत करने के लिए बांग्लादेश में पूरी तरह से स्थापित होना चाहता है चीन। और यदि भारत इसके काउंटर में देखें, जो चटगांव है, चटगांव जो बांग्लादेश का जो एक तरह से बंदरगाह क्षेत्र है, उस पर अगर अपनी रणनीतिक पकड़ नहीं बनाता है तो फिर क्या होगा कि चीन इस पूरे इलाके में अपने आर्थिक और सैन्य हितों के लिए इस पूरे क्षेत्र का उपयोग करेगा। और आने वाले समय में देखें तो भारत के लिए कुछ कड़े कह सकते हैं कि इसके संदेश देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में इस बांग्लादेश में एक तरह से मजबूत जो उसकी स्थिति है उस कारण से भारत के लिए आने वाले समय में जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो संकट में पड़ सकती है। तो इस कारण से देखें तो जो चीन का प्रभाव वो भारत के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अब आगे आने वाले यानी फ्यूचर की बात करें कि भारत की नीति क्या हो, तो देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत को इस खतरे को कहीं से भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। संभावित जैसे चटगांव की बात करें, जैसे संवेदनशील जो भी बांग्लादेश के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर एक रणनीति, कूटनीतिक और आर्थिक जो पहुंच है, अपनी जो एक कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी है, उस डिप्लोमेसी को आधार बनाते हुए भारत को इन सभी क्षेत्रों पर अपनी जो पकड़ है वो बनानी चाहिए। बांग्लादेश के और सारे भी कई सारे ऐसे इस तरह के रणनीतिक क्षेत्र हैं, कह सकते हैं कि भू राजनीतिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे राजशाही है, रंगपुर है, खुलना है। तो इन सभी क्षेत्रों पर भी भारत को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्षेत्र जो है भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, भारत की स्थिरता के दृष्टिकोण से, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के दृष्टिकोण से, भारत के आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो जो बुनियादी ढांचे हैं, जो सैन्य तैयारियाँ हैं, वो अभी भी उस स्तर पर नहीं है कि अगर वहाँ पर कुछ विषम परिस्थिति होती है तो भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ से तुरंत वहाँ पर लॉजिस्टिक डिफेंस जो कह सकते हैं कि व्यवस्था है या इस तरह के जो भी बुनियादी ढांचे हैं वो आसानी से पहुँचाई जा सके। तो इस कारण से जो भी कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है वहाँ पर भारत को क्या करना चाहिए, अपनी मजबूत पकड़ बनानी चाहिए। और इसके साथ ही साउथ एशिया में जो एक प्रॉक्सी पॉलिटिक्स है उसके प्रति भी भारत को अलर्ट रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे देखें तो यहाँ पर जो 7 सिस्टर्स हैं इनके बारे में तो आपने देख ही लिया कि कौन कौन से राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। तो इसमें अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। और चटगांव की अगर बात करें, चटगांव महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यस्त जो बंदरगाह है वो कहलाता है और बंगाल की खाड़ी पर ही स्थित है। और ये बंगाल का जो एक व्यावसायिक कमर्शियल सेंटर कह सकते हैं, हार्टलैंड के तौर पे ये वहाँ पर मौजूद है। और भारत के जो पूर्वोत्तर वाले जो क्षेत्र हैं उन पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों से देखें, विशेष करके यहाँ पर जैसे देखेंगे यहाँ पर त्रिपुरा है, त्रिपुरा से देखेंगे तो इसकी जो दूरी है वो सबसे कम है।
मिजोरम, मेघालय, असम, इनसे भी इसकी दूरी अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। तो चटगांव तक जो पहुंच है वो भारत के कोलकाता बंदरगाह की तुलना में आप देखेंगे तो काफ़ी कम हो जाती है, और इस कारण से आर्थिक स्तर पे ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी कारण से जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार क्या सलाह दे रहे हैं कि भारत को अब इस चटगांव जो बंदरगाह है उस पर अपनी जो रणनीतिक मजबूती है, जो कब्जा है, वो भारत को कर लेना चाहिए, भारत के पक्ष में है। तो इसी विषय की हमने इसी न्यूज की चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, भारत के किस संवेदनशील गलियारे का जिक्र मोहम्मद यूनुस के द्वारा भारत को परोक्ष धमकी देने के लिए किया गया? नाथुला पास, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कारगिल सेक्टर, लिपुलेख दर्रा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं और अपना उत्तर कमेंट के माध्यम से हम तक प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।